टू BH वर्ल्ड। मैं आशुतोष राय, आपका फिजिक्स का मेंटर। आज आपकी क्लास लूंगा फिजिक्स की। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वेक्टर, ठीक है। तो देखिए, आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, बहुत लोग फिजिक्स से डरते हैं, स्पेशली बायो स्ट्रीम वाले बच्चे, एग्रीकल्चर स्ट्रीम वाले बच्चे। और अगर आप अगर मान लीजिए BSc बायोलॉजी की एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं या BSc मैथ्स की या BSc एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो BSc बायो और मैथ्स में फिजिक्स पोर्शन जो होता है 50-50 क्वेश्चन आते हैं, और BSc एग्रीकल्चर में अगर आप मैथ्स पोर्शन से हैं तो ही आप फिजिक्स अटेम्प्ट करेंगे और आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिजिक्स से आपको डरना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से आप अपनी दुनिया के अगर आप अगल बगल चारों चीजें देखेंगे तो आपको सिर्फ फिजिक्स ही दिखाई देगा। हम बैठे हैं, आप हमको देख रहे हैं, इसमें भी हमारा आपका फिजिक्स है, क्योंकि हमारे आपके बीच में कुछ फिजिक्स लग रहा है जिसकी वजह से आप हमें सुन पा रहे हैं और हम आपसे बोल पा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। फिजिक्स बिल्कुल आप अभी 4-5 सेशन होने के बाद, 4-5 लेक्चर होने के बाद आप बैठा के लोगों को फिजिक्स पढ़ाना चालू कर देंगे। मैं भी क्लास 12th-11th में बहुत डरता था फिजिक्स के लिए। फिर मेरे कंसेप्ट से मैंने बिल्डअप किए, कुछ ऐसे ट्रिक्स मैंने बनाए खुद से अपने। उसके बाद जब आप उसे लगाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन से आपको डरना नहीं होगा, बिल्कुल निसंदेह आप उसे टिक मारेंगे देखते। कुछ पोर्शंस तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, यूं ही आप देखते क्वेश्चंस कर लेंगे। वेक्टर, यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक की चीजें आप इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें 50% क्वेश्चन परसेंटेज का बात कर लेते हैं। तो वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं बायो और मैथ्स में आते हैं। एग्रीकल्चर में थोड़ा क्वेश्चंस कम होता है, ठीक है। तो इसमें 1-2 क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं, 1-2 क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं। एग्रीकल्चर में एक क्वेश्चन कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है, ठीक है। इस तरह का इसका क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा तो आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा। ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा। ये आपका लेक्चर जो होगा, वेक्टर क्लास चलेगी, 2-3 क्लास चलेगी वेक्टर की, क्योंकि वेक्टर बहुत छोटा चीज है। लेकिन मैं आपको वेक्टर से ही सब कुछ पढ़ाऊंगा। काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा आपको, मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी दिखाऊंगा, आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से अगर बंदर ऊपर जाता है तो उसमें क्या फोर्स लगता है, किधर डायरेक्शन में लगता है, किस तरह से ट्रेन चलती है तो उस पर अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है तो उस पर क्या फोर्स लगती है, क्या नहीं लगती है। इस तरह की सारी चीजें जो आपके आसपास में होती है उन सब में मैं आपको फिजिक्स दिखाऊंगा। आइए बात करते हैं फिजिक्स के इस टॉपिक वेक्टर की। तो वेक्टर पढ़ना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बता दिया, क्योंकि वेक्टर पढ़ने से आपका काइनेमेटिक्स के बेसिक्स है वेक्टर। आप काइनेमेटिक्स के कोई भी सवाल लगाएंगे, मतलब मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, या इलेक्ट्रिसिटी से चले जाएं, उन सब में आपको वेक्टर का यूज पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में भी मैं आगे प्रूफ कर दूंगा कि वेक्टर का बहुत बड़ा रोल है और रहेगा हमेशा। चलिए, ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की, वेक्टर की। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊंगा, हम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। सिलेबस आपका पूरा कवर करेंगे और बिल्कुल ऐसा कवर करेंगे कि दोबारा आपको बुक पलट के देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी पलट के, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर की जब बात कर रहे हैं तो आपको कभी ना, जब भी आपको हमारे यहाँ के जो मेंटर्स हैं वो आपको ट्रेडिशनल मेथड से नहीं पढ़ाते। आप देखे होंगे ट्रेडिशनल मेथड्स जो आप कोचिंग में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के मेंटर खुद रिसर्च करते हैं, पेपर्स को लेकर रात भर बैठ के देखते हैं कि उसमें क्या नया ट्रिक्स लाया जा सकता है, क्या नई चीजें जो बच्चों को आसान कर दे, ऐसा चीज बता दे। तो हमारे यहाँ सब पढ़ाएंगे उसी मेथड पे, उसी ट्रिक कड़ी में मैं भी आपको बताऊंगा कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके मन में सबसे पहला सवाल आना चाहिए, सर ये पढ़े क्यों पढ़े हम वेक्टर? तो इसलिए पढ़े क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आता है? नहीं, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि पूरी फिजिक्स में, इसकी होल फिजिक्स में इसका यूज आता है। पूरी फिजिक्स में, आधी से ज्यादा फिजिक्स में इसका यूज आता है। तो सबसे पहले आप सोच रहे हो कि वेक्टर है क्या। आइए बात करते हैं चैप्टर पे 1 बाय 1 एक चीजों के बारे में। तो वेक्टर क्या है? जब फिजिक्स की बात करते हैं या कोई भी चीज की बात करते हैं तो एक क्या होती है, क्वांटिटी की बात करते हैं किसी भी। जैसे आप मान लीजिए बाजार गए, आपके मम्मी पापा ने कहा जाइए 1 किलो चीनी लेके आइए। आप गए, उससे बोले चीनी दे दीजिएगा, तो उसने क्या बोला, कितना चाहिए भैया, ठीक। तो उसने क्वांटिटी की बात की। तो ऐसे क्वांटिटी, जब भी हम किसी चीज की फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं तो उसमें 2 चीज, उसका मैग्नीट्यूड है। तो आपने बोला कितना, 1 केजी चीनी दे दीजिएगा। तो अगर आप 1 केजी मांग रहे हैं तो ये एक क्या है, ये इसका फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है। आपने इसको बोला
आपने इसको बोला मैग्नीट्यूड 1 kg, 1 kg दे दीजिए। और kg क्या है? यूनिट है। क्योंकि मैं यूनिट डायमेंशन आपको पढ़ाऊंगा, अभी वेक्टर पढ़ाने के बाद यूनिट डायमेंशन पढ़ाऊंगा, और उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एक दो हमेशा ही आते हैं, बहुत इजी चैप्टर है। लेकिन ये आपका बेसिक चैप्टर, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं ये पहले पढ़ा रहा हूँ। अब मैं अपने मेथड से पढ़ाता हूँ, बुक फॉलो कर रहे होंगे वो मत फॉलो करिए, मैं आपको बताऊंगा। एक ही बुक आपको फॉलो करनी होगा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पे ही जोर देना है, और मैं बताऊंगा एनसीईआरटी में कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ आपको। आराम आराम से आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले आप बात करते हैं, आप मुझसे बोले कि भैया 1 kg चीनी दे दीजिएगा, ठीक है। तो 1 kg चीनी जब बात कर रहे हैं तो आपने क्या बोला, उसमें दो चीज बोला है, एक मैग्नीट्यूड की बात की, एक उसकी यूनिट की बात की। यूनिट वाला पोर्शन हम आगे डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात की आपने मैग्नीट्यूड की, ठीक है। ऐसे ही आप बैट खरीदने गए, खेलते होंगे अगर क्रिकेट, तो आप बैट खरीदने गए, वो बोले आप भैया बैट दे दीजिएगा, उसने बोला कितने दे, उसने फिर क्वांटिटी की बात की आपसे, क्वांटिटी की बात की, तो आपने बोला कि भैया 1 बैट दे दीजिएगा, ठीक। इसमें भी क्योंकि बैट का क्या यूनिट होगा, तो इसलिए बैट 1 दे दीजिएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड आपने बताया 1। इसी तरह से जब हम रियल लाइफ में चीजों को डील करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना होता है, ठीक है। उसका कोई भी आपको ये नहीं बताना, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना होता है। लेकिन जब आप फिजिक्स की दुनिया में आते हैं, एक हाइपोथेटिकल दुनिया कही जाती है, लेकिन आपको दिखने लगेगी ये दुनिया कि हमारे आपके बीच कुछ चीजें हैं, चल रही है, वो आपको दिखेंगे भी, कुछ लेक्चर्स के बाद दिखने लगेंगे कि वो हमें खींच रहा है इतने न्यूटन फोर्स से, सब कुछ दिखाऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप, रुकिए देखते रहिए। तो जब आप फिजिक्स की दुनिया में आएंगे तो वहां से इससे काम नहीं चलता है। जैसे आपने बोला कि राम अपने घर से स्कूल गया, जो कि उसके यहां से 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपने 5 किलोमीटर बताया, तो क्या बताया आपने उसका एक मैग्नीट्यूड बताया कि 5 है, और किलोमीटर मतलब यूनिट है, तो आपने उसका एक मैग्नीट्यूड और आपने एक उसका यूनिट बताया। जब आप इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट बता लेते हैं तो लेकिन हमारी ये आपकी रियल दुनिया में लोग संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे आपके कहीं गए घर पे, बोला राम का स्कूल कितना दूर है, आपने जवाब दिया 5 किलोमीटर। लेकिन जब कोई भी बच्चा फिजिक्स पढ़ने वाला होगा, कोई आपसे फिजिक्स का टीचर मिलेगा, तो आपके आंसर से संतुष्ट नहीं होगा, वो बोलेगा बेटा गलत बोल रहे हो तुम। आप लड़ जाएंगे कि आप ज्यादा जानते हैं कि हम तो 5 किलोमीटर नाप के आए, पूरा का पूरा पैदल चले थे। लेकिन आप मित्रों गलत हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ फिजिक्स में 2 क्वांटिटी चलती है। एक को बोलते हैं, हम इंट्रोड्यूस करेंगे, आप कॉपी में हेडिंग डालेंगे स्केलर, और दूसरे को बोलते हैं वेक्टर। यहीं पे वेक्टर का जन्म हो जाता है दोस्तों। और वेक्टर का जन्म होता है, क्यों होता है? क्योंकि एक बच्चा फिजिक्स का टीचर था, वो लड़ गया बच्चे से, तो उसे समझाने के लिए उन्होंने एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, एक क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया, वो था वेक्टर। तो फिजिक्स के टीचर जो थे सर, वो बोला कि सर क्या अंतर है, स्केलर वेक्टर ये सब क्या लिख रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया डिटेल में, एक चीजें स्टेप बाय स्टेप। देखिए, उन्होंने बोला बेटा तुम जो 5 किलोमीटर बोल रहे हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बोल रहे हो, ठीक। तुमने ये नहीं बताया मुझे कि 5 किलोमीटर वो किस साइड में है, इसका घर इसके रिलेटिव में, मतलब इसका स्कूल इसके रिलेटिव में, तुमने ये नहीं बताया। बोला सर गुरुजी अभी भी हमें समझ नहीं आया, थोड़ा और आसान करिए। था तो फिजिक्स का मास्टर, उसने प्रैक्टिकली बोला कि मान लो तुम्हारे पास 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो उसने बोला कि अगर मान लो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो तुम्हारा घर अगर मान लो यहाँ पे है और उसका घर यहाँ, स्कूल यहाँ पे है, ये आपका घर है। क्योंकि मैं ड्राइंग में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं, तो आप इसे घर ही समझेंगे। ये आपका घर और आपका स्कूल। तो वो बोला कि यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर है, पर तुमने ये नहीं सोचा, तुम ये सोच सकते थे कभी, अगर तुम फिजिक्स की किताब उठाते या कभी ना कभी तुम फिजिक्स की दुनिया में रहते, सोचते, तो ये सोचते कि 5 किलोमीटर तो ये भी होता है, 5 किलोमीटर तो ये भी होगा, 5 किलोमीटर तो ये भी होगा, 5 किलोमीटर तो ये भी होगा, 5 किलोमीटर तो ये भी होगा। लड़का कंफ्यूज, उसने बोला सर अब भी नहीं समझ में आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो बोला और अब तुम्हें एक एक चीज अच्छे से समझाते हैं। तो उसने बोला कि सर आप 5 किलोमीटर की बात कर रहे हैं बार बार, लेकिन आप अलग अलग दिशा में दिखा रहे हैं, उसे अलग अलग डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। बोला खेल तो यही है दोस्त कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का अपने कॉपी में रेड पेन से नोट करिए, हाइलाइटर से हाईलाइट करिएगा। वेक्टर के पास
वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो वो बोला कि सर थोड़ा सिंपल करिए ना, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बुक वाली लैंग्वेज बोल रहा है, फिर आपसे पढ़ने का सब मुझे फायदा क्या जब आप भी बुकी वाली लैंग्वेज बोलेंगे। तो बोले ठीक है बेटा मैं बताता हूँ, घबराओ नहीं। वो बोले कि देखो दो तरह की क्वांटिटी होती है फिजिक्स की दुनिया में, एक होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर। तो वो बोले मतलब, तो वो बोला स्केलर जो तुम यूज करते हो अपनी दुनिया में, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब 5 किलोमीटर जो तुमने कह दिया, ठीक। लेकिन हमारी दुनिया फिजिक्स में दो तरह से जैसे डिफाइन किया जाता है। वो बोला कैसे, तो बोला एग्जाम्पल देखो, ये देखो। वो बोला कि हम बोल दे तुम्हें 5 किलोमीटर, तुम अपने पेन से कहीं एक मैप पे बनाओ, तो ए और बी के बीच दूरी 5 किलोमीटर है। ये दूरी 5 किलोमीटर हम मान के चलते हैं, 5 किलोमीटर है नहीं, पर हम मान के चलते हैं इतना 5 किलोमीटर है। इतनी दूरी हम इस डायरेक्शन में बना देते हैं, ये 5 किलोमीटर। इतनी दूरी पीछे बना देते हैं, इतनी ही दूरी पीछे बना देते हैं, इतनी ही दूरी पीछे बना देते हैं। तो अब बताइए, अगर कोई आपसे बोले कि आप 5 किलोमीटर चलेंगे तो ए से आप बी के पास पहुंच जाएंगे, अगर नॉर्मल लड़का होगा तो वो तो ये किसी डायरेक्शन से चला जाएगा, पर फिजिक्स वाला अगर लड़का होगा तो वो पूछेगा पहले आप डायरेक्शन बताइए, इधर जाना है, 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 किधर जाना है कि हम बी के पास पहुंच जाना है। तो दोस्तों यही आप फिजिक्स अगर पढ़ेंगे तो आप एक्यूरेट आंसर तक पहुंचेंगे। आपको कोई बोला 5 किलोमीटर जब चलोगे तो स्कूल पहुंच जाओगे, तो तुम पूछते हो ना कि किधर जाना है, सीधे या इधर। और जैसे ही तुम बोलते हो कि सीधे या इधर, वहां तुमने फिजिक्स यूज कर लिया दोस्तों। और आप डरते रहते हैं कि फिजिक्स इतना टफ है। फिजिक्स आप डेली यूज करते हैं, आपको पता भी नहीं है। तो आपने जब डायरेक्शन की बात की, डायरेक्शन मतलब दिशा की बात की, जब आप दिशा की बात करते हैं कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, मैग्नीट्यूड तो आप पूछते ही हैं कि 5 किलोमीटर ठीक है भैया हमको चलना है, लेकिन किस डायरेक्शन में हमें चलना है। तो वो बताता है कि देखो ईस्ट की तरफ चलोगे, नॉर्थ की तरफ चलोगे, साउथ की तरफ चलोगे, वेस्ट की तरफ चलोगे। तो वो जब दोनों चीज एक्सप्लेन करता है तो उसे बोलते हैं कि ओ ये फिजिक्स का लड़का है, ये वेक्टर क्वांटिटी में बता रहा है। ठीक है, तो जो चीजें दो तरह की क्वांटिटी हो गई हमारे पास, आप इसे आप नोट भी कर लेंगे। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप मुझे मैसेज करिएगा। आपके लिए हम लोग डाउट सेशन भी अरेंज कराने वाले हैं। उस डाउट सेशन में आप हमसे 1 घंटे का डाउट सेशन होगा, उसमें आप अपना क्वेश्चंस लिख के रखे रहिए, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसमें उसने बोला कि फिजिकल क्वांटिटी जो भी हम देखते हैं आसपास, जो भी हम मेजर करते हैं, उसमें दो होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखा जाता है। तो वो बोला अच्छा गुरुजी, मतलब जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता देगी वो वेक्टर है, जो क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगी वो स्केलर है। ये तो बहुत आसान है सर। तो बोला हाँ आसान तो है, लेकिन आओ देखते हैं आगे कितना आसान है। ये चीज कॉपी में आप नोट कर लेंगे, वीडियो को रिवाइंड करेंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार रिवाइंड करेंगे, इसे फिर से देखेंगे और आप इसे नोट करेंगे कॉपी में हेडिंग पे कि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, जब इतनी बात क्लासिफिकेशन हो गई थी, कुछ साल पहले लड़ाई हुई साइंटिस्टों में, फिजिक्स के साइंटिस्टों में बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई। अपने आप में जूता का उन्होंने लड़ाई किया, जूता फेंक के एक दूसरे को मार रहे थे, पीट रहे थे। वो बोले कि भाई साहब, एक साइंटिस्ट बैठे थे कॉन्फ्रेंस में फिजिक्स के, बोले भाई साहब मैंने एक ऐसी चीज देखी है जिसमें डायरेक्शन भी होता है और जिसमें आप बोलते हैं जो मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन दूसरे फिजिक्स उसे कभी वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं। सब सोच में पड़ गए, ऐसी चीजें जिनके पास डायरेक्शन भी है और जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, और वो चीजें अगर डायरेक्शन, वो चीजें भी वेक्टर नहीं है, तो कुछ चीजें मिसिंग थी, इसमें कुछ चीजें छूट रही थी। तो उसमें एक और रूल लाया गया, उसके कॉन्फ्रेंस में बैठ के फिजिक्स के साइंटिस्टों ने एक और रूल लाया। वो रूल था कि वेक्टर क्वांटिटी जो होगी वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। जो भी टर्म्स मैं बोलूं घबराना नहीं, ठीक है, वो टर्म्स आप एक बार सुने, अपने अंदर अनुग्रहित करें। जैसे उस टर्म्स को आप पाएंगे आगे चल के, इतनी बार मैं उस टर्म्स को बोलूंगा कि आप हैबिचुअल हो जाएंगे उसका। ठीक है, तो वो बोला स्केलर क्वांटिटी का तो ठीक है गुरुजी, मैग्नीट्यूड है बस, तो स्केलर क्वांटिटी है। बोला एग्जांपल देके बताइए। बोला डिस्टेंस, दूरी। दूरी क्या 5 किलोमीटर में नापते हैं, कभी ये नहीं बताते हैं कि 5 किलोमीटर साउथ की तरफ चलिए,
ठीक है। तो दूरी हो गया, इसका एग्जाम्पल, स्केलर का एग्जाम्पल लिख लेंगे कॉपी में। डिस्टेंस हो गया, वेट हो गया, वेट कितना किलो है, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, वेट हो गया। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे अपना, आप खुद हमें बताएंगे कितने एग्जांपल्स हो जाएंगे कॉपी में लिख के, ठीक है। फिर दूसरी आई वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या था, डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा उसका, मैग्नीट्यूड भी होगा, आगे सब आएगा, ठीक है। अभी ये थोड़ा बेसिक्स है, तो उसमें एक दो टर्म्स जो यूज होते हैं, देखिए दो चैप्टर जो है यूनिट डायमेंशन और ये, इसमें कुछ टर्म्स ऐसे यूज होते हैं जो आगे आगे 12th के चैप्टर्स है, लेकिन उसको आपको अभी बस सुनना है। आगे जब आप पढ़ेंगे फिर से एक बार वेक्टर बाद में पढ़ेंगे, वो सब चैप्टर पढ़ने के बाद भी उसमें बोला जाएगा कि आप जाइए कॉपी खोल के वेक्टर का पढ़िए, तो वेक्टर फिर से पढ़ेंगे तो सब चीजें आपको एकदम एग्जैक्ट दिखने लगेगा। तो स्केलर क्वांटिटी हो गई। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती थी, साइंटिस्टों ने पूरा उसमें जब लड़ाई झगड़ा हो गया तो एक रिजल्ट निकला वहां पे कि डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। तो जो क्वांटिटी के पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगा और इन दोनों के अलावा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा, मतलब दो वेक्टर को जोड़ने का एक नियम है, उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। उसको अगर वो फॉलो करेगा तो उसे बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो तीन इसका गांठ बांध के रखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए कितनी चीजें चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए गुरुजी, उसका डायरेक्शन होना चाहिए और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए। क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए ये बात हो गई स्केलर और वेक्टर होता क्या चीज है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी स्केलर और वेक्टर की डिफिनीशन और होता क्या है वो दोनों चीज, उसके बारे में, ठीक है। तो अब आगे हम बात करेंगे इसके बारे में कि वेक्टर के कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवा देंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉपी में नोट डाउन करिए, आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। कि वेक्टर क्वांटिटी जो होता है, जैसे आपको मैंने बता दिया, उसके एक दो एग्जांपल, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाइए, 2-4 स्टार मारिए उस पे और लिखिए कॉपी में कि वेक्टर क्वांटिटी वो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डिस्टेंस होता है, आपको समझा देते हैं पहले। वैसी क्वांटिटी जिनके पास डिस्टेंस हो, मतलब जिनके सॉरी आई एम रियली सॉरी, वैसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो पर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करते हैं, उनको वेक्टर क्वांटिटी कभी नहीं कहते हैं, ठीक है। लिखिए उसका एग्जांपल लिख लीजिए, दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction but does not follow vector law of addition, that quantity are not called as vector quantity। इसका एग्जांपल आप एक लिख लीजिएगा, ऐसी क्वांटिटी जो मतलब जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करता है, उसको बोलते हैं करंट। उसका एग्जांपल है करंट। आप आगे पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा, हमारे मेंटर्स हम ही पढ़ा सकते हैं या कोई भी जो मेंटर्स हमारे पढ़ाएंगे फिजिक्स, वो बताएंगे कि करंट जो होता है इस तरह, इसका मैग्नीट्यूड होता है एम्पियर में लिखते हैं, इसको यूनिट होती है एम्पियर, तो लिखेंगे 5 एम्पियर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और दिखाते भी है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो डायरेक्शन भी दिखाते हैं कि करंट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करता है, तो इसलिए क्या होता है ये नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी पेयर में आती है, ठीक है, जिनका डायरेक्शन आ जाने की वजह से वो वेक्टर हो जाती है, नहीं रहता है तो वो स्केलर होती है। जैसे डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये इसका पेयर है, इसका भी यूनिट वही है, दोनों का यूनिट मीटर ही है। पेयर उसे बोलेंगे जिसका यूनिट सेम होगा, ठीक है, दोनों का यूनिट मीटर ही है, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ जाता है। ऐसे ही इसमें क्या होगा, इसमें स्पीड होगा, इसमें वेलोसिटी होगा, ऐसे ही ऐसे चीजें होंगी, ठीक है। जो पेयर होगा जिनका, उसको बोलेंगे कि पेयर ऑफ क्वांटिटीज दैट हैव डिफरेंस ऑफ ओनली डायरेक्शन एंड हैविंग सेम यूनिट, वन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, अदर इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। अब लिख लेंगे कॉपी में इस तरह की, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन उठना चाहिए आपके मन में, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए। उठ रहा है कोई सवाल? हम बताते हैं क्या उठता है। मैं जब पढ़ता था तो क्या उठता था, एक तेज तरार बच्चा क्लास के पीछे जो बैठता है, उसने सवाल किया सर से, सर ये बताइए, आप बोल रहे हैं कोई वेक्टर क्वांटिटी है 5 मीटर, मान लीजिए ये 5 मीटर का दूरी दिखा दिए,
इसका ये भी चलिए दिखा दी कि इधर की तरफ है, ठीक है, ये भी डायरेक्शन भी दिखा दिए, मैग्नीट्यूड भी दिखा दीजिए। सर ये बताइए कि अगर ये डायरेक्शन है तो क्या अगर इसको रोटेट कर दे तो क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? बोला मतलब सर कंफ्यूज। तो बोला देखिए मान लीजिए ये 5 मीटर है, इधर की तरफ मैंने दिखाया, इसको हम थोड़ा सा रोटेट किए ऊपर की तरफ, मतलब ये ऐसे था, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, थोड़ा सा रोटेट किया हल्का सा। तो बोला अब बताइए ये दोनों क्वांटिटी अलग है, दोनों ये चीज अलग है कि एक है? तो बोले पागल हो गए हो क्या, साफ साफ दिख रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, अलग है। तो बोला मतलब मैग्नीट्यूड सेम होने से नहीं होता है वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी देखते हैं, हम मेनली डायरेक्शन ही देखते हैं कि डायरेक्शन इधर है, ये इधर है डायरेक्शन। जब ये इधर है और ये इधर है तो दोनों अलग अलग है, कोई एक इस तरफ मुंह खड़ा है और कोई एक इस तरफ मुंह खड़ा है, तो कौन सा वाला, दोनों अलग है कि दोनों सेम? आप कह देंगे दोनों अलग है भाई। अब मान लीजिए दो जुड़वे भाई हैं, सब कुछ सेम है, उनका रंग रूप आकार सब सेम है, लेकिन कोई एक है जो इस तरह, एक का आंख ये खराब है, दूसरे का ये खराब है, तो आप अलग कहेंगे ना, लेफ्ट राइट का अंतर है। तो उसी तरह ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, कॉपी में नोट डाउन करिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इट्स वैल्यू चेंजेस, इट बिकम्स अनदर वेक्टर, ठीक है, ये चीजें आप नोट कर लेंगे। चलिए ठीक है, ये सब चीजें हो गई, आपको सब बता दिए। अब देखिए आप बोर्ड के टीचरों से पढ़ते हैं या कोई बुक फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारी डिफिनीशन पढ़ाते हैं, उसको पूरा माहौल बनाते हैं कि ये करिए वेक्टर ये होता है वो होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, वेक्टर ऐसा कुछ नहीं होता है, आप डरने वाली बात ही नहीं है आपकी कोई भी। वेक्टर मैंने आपको दिखा दिया, आप बना भी ले रहे वेक्टर, पर कुछ लोगों की संतुष्टि के लिए मैं आपको थोड़ा 2-3 बातें लिखवा भी दूं, नहीं तो कहेंगे कि सर बस उड़ाते हैं लिखवाते नहीं है, पर जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो आप एक टॉपिक डाल लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये वैसे आपका जान गए हैं लेकिन फिर भी आपको मन संतुष्टि के लिए, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए उसका, जैसे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है पहले ये समझिए। रिप्रेजेंटेशन वो चीज होती है जिससे वो उसका पता चले उसका कि ये है क्या, उसको देखते एक झलक में पता चल जाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, डरिए मत, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ BHU वर्ड को, अगर ठीक, तो मुझे आप देखें, मैं अगर ठीक पढ़ा रहा हूँ तो आप कहेंगे BHU वर्ड में ठीक पढ़ाई होती है, आप मुझे ही देख के BHU वर्ड का अंदाजा लगा लिए। उसी तरह से किसी क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन उस तरह से करते हैं तो उस क्वांटिटी को दूसरे देख के हम उसकी पूरी डिटेल निकाल लेंगे, समझ रहे हैं बात को। आइए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। इसमें आप क्या दिखाएंगे, पहला तो आप उसका मैग्नीट्यूड जरूर लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन में, दूसरा उसका डायरेक्शन लिखेंगे, ठीक, डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको आपको समझना होगा। डायरेक्शन एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर का। अब देखिए यही माहौल बना के मैं शुरू में आपको पढ़ा था कि देखो एक वेक्टर होता है जो एरो से रिप्रेजेंट करता है। अभी आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो थोड़ी देर पहले देखेंगे मैं एरो बना बना के पढ़ा रहा था, आपको उस समय कुछ डाउट नहीं हो रहा था, आप उस समय ही एरो समझ गए, लेकिन इसको दिखाना भी जरूरी है। तो डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। देखिए आपको बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, कोई बोला कि राम श्याम के पास, राम छोड़िए, राम श्याम क्या करना, राम दौड़ रहा है, ठीक है, राम रनिंग कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी बताया जा रहा है। वेलोसिटी क्या है, पहले आपको कुछ क्वांटिटीज का मैं लिस्ट बता दूंगा, अभी कुछ देर में अभी लिख दूंगा सारा, उसको याद कर लीजिएगा, कौन वेक्टर होते हैं कौन स्केलर होते हैं, ठीक है। वैसे आप पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे जब तो आपको पता चल जाएगा कौन वेक्टर होता है कौन स्केलर होता है, सब उसमें कोई करना नहीं है। तो राम का लिख देंगे, मान लीजिए कि राम का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे राम का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, इसको रिप्रेजेंट करिए एक वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो आप रिप्रेजेंट करेंगे मान लीजिए तो 5 मीटर पर सेकेंड लिख दिए। अब वो पूछेगा किधर साइड में है, तो वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें लिखते हैं इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन सीधी लाइन, और एक एरो का वो उधर होता है जिधर उसका डायरेक्शन हो, ठीक। तो आइए दोस्तों, अब हमने समझ लिया स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ओवरऑल हमने बेसिक सब कुछ समझ लिया, जान लिया वेक्टर क्या होती है।
अब चलिए, अब आपको ये तो वेक्टर समझने के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इस तरह के तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है भैया वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का वो सब चीज़ें नहीं आती है, ये सब लिखने के लिए होती है, ये समझने के लिए, रियल फीलिंग्स के लिए होती है। अब आपको थोड़ा ये एनालिटिकल चलते हैं, ठीक है। तो आपको टॉपिक देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में जैसे ही मैंने पहले बताया कि मैग्नीट्यूड देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, एरो देखते हैं, ठीक है। डायरेक्शन जो होता है वो एरो से दिखाते हैं, ठीक। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड रहना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए, उसमें डायरेक्शन दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये बात होती है डेफिनेशन की। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो कि किसी बुक में शायद मिलेगी आपको, कि देखिए ये सारी पॉइंट्स जितने मैं बताता हूँ इसे आप कॉपी पे नोट डाउन करते जाइए, इसे आप रिवीजन करेंगे तो बहुत फायदा होगा। अगर वेक्टर सही से पढ़ेंगे तभी आगे कुछ अच्छा हो पाएगा, क्योंकि सारा बेस है वेक्टर। तो आइए बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि जैसे कोई एक वेक्टर है, मान लीजिए जैसे मैंने बता दिया एरो से शो करते हैं, एरो से चेंज करते हैं, एरो से शो करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसके इधर वाले टेल वाले एंड को पी कहते हैं, पूंछ वाले एरो वाले एंड को क्यू कहते हैं, ठीक। ये एक वेक्टर है पी क्यू, ये वेक्टर है पी क्यू, ठीक। तो मान लीजिए इसको एक नाम दे दिए ए वेक्टर, ठीक। तो दिखाने का तरीका देखिए, इसको किस तरह से दिखाते हैं, इसके ऊपर एक एरो बनाते हैं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर लिखेंगे इस तरह से तो उसके ऊपर एक एरो बनाएंगे, ये बात होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर, ठीक। ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस तरह होता है, एक एरो के द्वारा होता है, जिसमें एक लोअर, जिसके मतलब जिस डायरेक्शन में एरो होगा वही उसका डायरेक्शन होगा, उस क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए ये तो वेक्टर हो गया, आप दिखा दिए इस तरह से। अगर पूछे कोई इसमें मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड को कैसे शो करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक। तो मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए दो, आप मैथ पढ़ते होंगे, मॉड का साइन लगाते हैं, अगर मैथ वाले स्टूडेंट्स होंगे तो। बाय वालों के लिए मैं बता दूं, ऐसे दो लाइन बनाते हैं, ये मॉड का साइन होता है, मॉड ऑफ ए। ये सब मैं आगे बताऊंगा, ये आपको बस एक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि मतलब किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये ए वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर का मॉड लिखेंगे तो उसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। और एक चीज और आपको बता देता हूँ, वो थोड़ा सा मतलब आगे भी उसको पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, उस पर डरना नहीं है, कुछ नया वर्ड्स है तो उस पर डरना नहीं है, ठीक है, आगे सब पढ़ेंगे। एक पॉइंट ये हो गया है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि किसी वेक्टर को कैसे पूरा रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमेरिक उस फॉर्म में। तो मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इस तरह लिखेंगे, इसका डायरेक्शन, ये इसके ऊपर कैप टाइप बनाएंगे, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन का एक वेक्टर का तरीका होता है हमारे पास, ठीक है। आप इसको थोड़ा समझिए, बताते हैं, ठीक है। कोई एक वेक्टर लिखे, वेक्टर में क्या क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मैग्नीट्यूड को शो करता है, ये वाला पोर्शन डायरेक्शन को शो करता है। ये क्या है आपको बताते हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन समझने के लिए एक चीज समझिए आप मेरे साथ। जैसे डायरेक्शन के साथ कोई मैग्नीट्यूड नहीं जुड़ा होता, उसके लिए एक टर्म आता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। अभी हेडिंग डालिए आप यूनिट वेक्टर, इसको अभी समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अभी आप एक हेडिंग डालिए यूनिट वेक्टर, लिखिए unit vector is that type of vector that has magnitude equal to 1. It is also known as direction vector. इसको डायरेक्शन वेक्टर की तरह कहा जाता है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर, ये सब चीजें आपको मैं बताऊंगा। वेक्टर 6-7 तरह के जो वेक्टर होते हैं उनको मैं अभी लिखवाऊंगा। अभी मैं थोड़ा आपको रियल फील दिखाना चाहता हूँ। ये बेसिक क्लास है, ठीक है। अगले क्लास से हम एकदम पढ़ना चालू करेंगे। ये आपको इंट्रोडक्टरी क्लास है फिजिक्स की, इसमें आपको बस फील लेना है कि फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं फिजिक्स को, ठीक है। तो आइए, ठीक है, इसमें डरना नहीं है। बहुत सारे टर्म्स जो आ रहे हैं आगे से अगले क्लास से बहुत क्वेश्चंस कराएंगे, थ्योरेटिकल आपको फॉर्मूला बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, सर से पढ़ाएंगे। तो यूनिट वेक्टर हेडिंग डालिए, डेफिनेशन लिख लिए। क्या होता है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो डायरेक्शन को शो करता हो, ठीक है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका, पहले मैंने क्या डेफिनेशन में लिखा है, जिसका मैग्नीट्यूड, मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, वो उसको यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो, ठीक
ठीक है ना, बात मान रहे हैं ना, 1 के बराबर। 1 के बराबर कब होगा उसका मैग्नीट्यूड, सोचने वाली बात है। जैसे मैं आपको कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक सिस्टम होता है, आगे अभी कुछ चीजें इसमें थोड़ा आगे आगे की चीजें आएंगी तो उसमें डरना नहीं है, ठीक है। चलिए इसको आप अभी इतना रख लीजिए, उसको मैं आगे बताऊंगा अच्छे से भी, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इस तरह से मैग्नीट्यूड को शो करते हैं मॉड में, ये वेक्टर को 1 होगा, ठीक। और इसको एक और तरीके से शो करते हैं, उसको अभी आप याद कर लीजिए, आगे आपको बताएंगे। जैसे ये यूनिट वेक्टर को ऐसे भी शो करते हैं, ए वेक्टर बाई मॉड ए वेक्टर, यही यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन को शो करता है। इसका एक समझ लीजिए अगर समझ पा रहे हैं तो, नहीं तो आगे मैं अभी और आसान करके बताऊंगा जब आपको ये बता दूंगा। तो इसमें क्या है, ये ए वेक्टर है, इसमें क्या है आप समझिए, थोड़ा सा फील लीजिए ना। उसमें ऊपर क्या है, डायरेक्शन भी है, और क्या है, इसमें डायरेक्शन भी है, और इसमें मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ठीक। ये हो गया। और नीचे क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये ऐसा कुछ होता नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। ये मैं तो आपको समझाने के लिए, अपने समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। इस तरह का अगर महान फिजिक्स लोगों के पास लेके जाएंगे ऐसे किताब, बड़े बड़े जो संस्थान चलते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, स्कूल, कि सर ये तो ऊपर भी डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड और नीचे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कट जाता है, इसीलिए डायरेक्शन आता है, समझ रहे हैं। तो वो बोलेंगे इस तरह का कहाँ किताब में लिखा है। तो हर चीज किताब में नहीं लिखी होती है, कुछ चीजें आपको समझनी होती है, फील करनी होती है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे आप फील करके इसे समझेंगे, ठीक। तो जैसे डायरेक्शन वेक्टर अगर किसी का निकालना है, इसको डायरेक्शन वेक्टर को इस तरह शो करते हैं, ठीक है। इसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो इसको शो करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले उस वेक्टर को लिख लिए। वेक्टर को लिखे तो उसमें क्या था, इस वेक्टर को लिखे तो इसमें क्या है, एक तो डायरेक्शन है, एक मैग्नीट्यूड है, ठीक। और डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो इसको काट पीट के क्या बच गया, सिर्फ डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन वेक्टर को लिखना है तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, किसी डायरेक्शन वेक्टर को लिखना है तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक। ये हो गया यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक। ये आप समझ गए, रिप्रेजेंटेशन समझ गए। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, ए मतलब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, उसके ऊपर एरो इस तरह लगाएंगे, ठीक। और उसका जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका मॉड इक्वल टू मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और जो ये वेक्टर का मतलब रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, ठीक है, ये जो इसका जो लेंथ होता है यही मैग्नीट्यूड के बराबर, जो इतना लेंथ होगा, मान लीजिए वेक्टर कोई शो किया इतना बड़ा और एक वेक्टर इतना बड़ा, ए और बी, ठीक। तो रिलेटिव आप जान जाएंगे, तो ए बड़ा है बी छोटा है, मतलब ये वाला लेंथ इसका शो करता है मैग्नीट्यूड को। ये एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं शो करता है, क्योंकि मान लीजिए कोई बोल दे 250 मीटर, तो बोर्ड पे 250 मीटर बना पाएंगे, कभी नहीं बना पाएंगे। तो एक रिलेटिव बनाते हैं, ये मान लीजिए 50 मीटर का वेक्टर है तो ये 250 हो जाएगा, उससे बड़ा है तो मतलब उसका 5 गुना हो जाएगा, ठीक। तो ये वाली जो इसकी लेंथ होता है, ये इसके मैग्नीट्यूड को उसका रेफर करता है, और इसका जो एरो होता है वो डायरेक्शन को रेफर करता है। ये चीजें बेसिक सारी बातें हो गई, ठीक है। अब आपको आइए आज क्लास का अंतिम पोर्शन भी बढ़ा दे रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप उड़ रहा होगा अभी, क्योंकि नया नया पढ़ रहे हैं सब चीजें, ठीक है। तो उड़ना स्वाभाविक है, मैं भी पहली बार पढ़ा तो सोच रहा था ये क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए 2 से 3 क्लास बाद आप सिर्फ वेक्टर का सवाल खोजेंगे हर किताब में और लगाना चाहेंगे हमेशा। मैं भी दूंगा आपको क्वेश्चन, आपको सब क्वेश्चन थोड़ा लेक्चर्स हो जाएंगे, तो हमारे मेंटर्स जो हैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं आपको, वो सब मिलेगा आपको व्हाट्सएप के थ्रू, आपको हमारी टीम भेजती रहती है हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर वेक्टर का डेफिनेशन, और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने यूनिट वेक्टर भी देख लिया, ठीक है। उसके कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दिए थे, जैसे करंट वगैरह जिसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करता है, ठीक। तो ये सब चीजें हो गई, ये बता दिया मैंने। ये भी आपको बता दिया कि जो वेक्टर होगा अगर उसको आप रोटेट करेंगे किसी एंगल से तो वो बदल जाएगा, क्योंकि उसका एंगल इन्वॉल्व हो जा रहा है। डायरेक्ट एंगल जो होता है वो डायरेक्शन का कारण है। मान लीजिए इस पे है तो उसका अलग डायरेक्शन है, इधर है तो उसका अलग डायरेक्शन है, तो एंगल बदलने की वजह से वो वेक्टर बदल जाएगा, ठीक। तो एंगल बदलने के लिए बदल जाएगा। आइए एक चीज अब बात करते हैं उस पे, एंगल ऑफ वेक्टर क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। यहीं से सवाल आपका चालू होता है, वेक्टर में आना होगा तो यहीं से सवाल आएगा, और सवाल वेक्टर से तो कम ही आते हैं, लेकिन जो काइनेमेटिक्स आएंगे वो आपको अगर वेक्टर नहीं आता तो आप पूरा मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़ पाएंगे। एंगल बिटवीन वेक्टर, ठीक, एंगल बिटवीन वेक्टर। तो कोई वेक्टर मान लीजिए
मान लीजिए आप कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर ये, ठीक, ये एक वेक्टर है ए, कोई एक वेक्टर है ये बी, ठीक। तो इन दोनों के बीच आपका एंगल पूछ दिया जाए तो क्या बताएंगे? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो देखिए हमेशा ये इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना होगा। एंगल मेजर करते वक्त, एंगल कब मेजर करते हैं? जब दो चीजें ऐसे मिली होंगी तो वहां पे जो उसका एंगल बनता है उसी को मेजर करते हैं। जैसे ये और ये मिला हो तो ये वाला एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। या ये ऐसे मिला हो तो ये एंगल, जहां भी दो चीजें ऐसे मिलती है वहां एक एंगल बन जाता है। ऐसे मिलेंगी एंगल बन जाएगा। मंदिर देखे होंगे, फिजिक्स देख रहा है ना, पूरे रियल लाइफ में देखेंगे मंदिर ऐसे बना है वहां एंगल है, ठीक है। ऐसे जो भी चीजें देखेंगे, आप कॉपी को ऐसे पलट के रख लीजिए, उसमें भी एंगल दिखेगा, सब में एंगल दिखेगा आपको। तो एंगल ये होता है, ठीक है। तो अब इसमें एंगल नापना था, ठीक है। तो मान लीजिए ये, तो मान लीजिए अलग अलग वेक्टर है, दो वेक्टर को ऐसे सटा के दे दिया, एक ए वेक्टर, इसका डायरेक्शन थोड़ा उल्टा कर दिया है, एक ए वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक। अब इसमें क्या किया कि पूछ दिया भैया इन दोनों के बीच एंगल बताओ, यही सवाल आ गया आपका। कैसे करेंगे? तो एंगल तो आसान है, कुछ बात नहीं है। मान लीजिए जैसे आपको कुछ दे देगा, उसमें नहीं घबराना है कि जैसे लेंथ विड्थ वगैरह दे देगा, आपको एंगल बस पूछ दिया कि एंगल ए ये जो है x है, x अंदाजन मान लीजिए पूछ दिया आपको। जैसे चलिए आपको हम सब बताएंगे, छोड़िए। जैसे एक ये इमेजिनरी परपेंडिकुलर यहाँ पे खींचा हुआ है, ठीक है। मैथ्स के थोड़े स्टूडेंट्स होंगे, आपको बता देता हूँ परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर किसी भी लाइन पे होता है स्ट्रेट लाइन जो उस एंगल से 90 डिग्री बनाता है, ठीक। ये 90 डिग्री बनाता है दोनों साइड है, टोटल एक लाइन में 180 डिग्री होता है। तो ये मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि इस ऐसे एक है और ये वाला आपका 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो आपसे पूछा कि ये वाला सर आपका यहाँ परपेंडिकुलर ये 45 डिग्री दिया हुआ है और एंगल आपसे पूछ रहा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आप सोचेंगे इसमें क्या है सर, ये तो एंगल जान ही रहे हैं, दो चीजें जहां ऐसे मिल जाए वो एंगल बना लेती हैं, वही एंगल वहां पे होगा। तो चूंकि ये वाला 45 है तो टोटल 90 होता है, तो 90 में से अगर इतना हम 45 घटा देंगे तो इतने की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे आप? ये x है, इसको y मान लीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। जान ही रहे, ऊपर हमने बताया, मैथ के स्टूडेंट्स के लिए आसान है, बायो वालों के लिए बता रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेंगे, x की वैल्यू नहीं पता है, y की वैल्यू 45 पता है, x प्लस 45 इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 45। तो ये डिग्री आपका 45 पता चल गया। सर जी बोले सर क्या मजाक बना के रखे हैं, इतना आसान आसान सवाल पूछते हैं, कोई दो एंगल मिला है उसमें 45 डिग्री है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन आप गलत करके। कैसे जान रहे? नहीं, हम बताते हैं। क्योंकि आपने तभी गलत कर दिया जब आपने एंगल यहाँ पे नापा, सही नापे, आप दो के बीच का ही नापना है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसे आप ध्यान रखेंगे, वो कि एंगल नापते वक्त जब दोनों जहां पे सटते हैं, ठीक है, उस वाले पॉइंट पे या तो दोनों का टेल सटाएंगे या तो दोनों का हेड सटाएंगे और तभी एंगल लेंगे वहां पे, तो एक्यूरेट एंगल आएगा। ये नहीं कि एक का हेड और एक का टेल सटा के ये एंगल ले लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यही यहाँ पर ट्रिक था क्वेश्चन का। और मैक्सिमम बच्चे एक नजर में आंसर मार के आते हैं 1 मिनट के अंदर, 10 सेकेंड के अंदर, 20 सेकेंड के अंदर। हम भी कहते, सब बोलते हैं 20 सेकंड में हम आंसर मार लेते हैं सर, हम भी मरवाएंगे आपको, लेकिन सही आंसर मरवाएंगे। वैसा नहीं कि आपको बर्बाद देंगे 45 डिग्री यहाँ जो बोल दिया वो। तो आपको लिखिए पॉइंट कि ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ वेक्टर either tail of vector is coincided, either head of vector is coincided। ओके, ठीक है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे हिंदी में क्यों नहीं सर लिखवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जब आप यहाँ बीएचयू में पढ़ने के लिए आएंगे, एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, मैथ्स, बायो कुछ भी आप पढ़ने आए, तो जब आएंगे तो यहाँ जो टीचर्स प्रोफेसर पढ़ाते हैं ना, टर्मिनोलॉजी कभी हिंदी में नहीं बोलते हैं। भले हम जैसे बोले ना हिंदी इंग्लिश बात करते हैं इस तरह, लेकिन टर्मिनोलॉजी कभी नहीं बोलते हैं। अब उसका क्या दिक्कत होता है, बच्चे जो हमेशा हिंदी पढ़ रहे हैं, मैं भी यूपी बोर्ड से नहीं, सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़ा हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ मैं यहीं बीएचयू का ही स्कूल है, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, यहीं से मैं पढ़ा हूँ। तो इसमें क्या था कि इस तरह का अब दिक्कत होने लगता है यहाँ पे आके, तो थोड़ा थोड़ा आप आदत डालिए, ठीक है। कहीं अगर दिक्कत हो रहा है कि सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे हिंदी थोड़ा ज्यादा यूज, आप बताइए, हम करेंगे यूज, हम हिंदी इंग्लिश दोनों हमको पता है,
तो आप बताइए, उसमें कोई टेंशन नहीं। आप हम बिल्कुल दोस्त की तरह बात करेंगे। सर टीचर वाली परंपरा है हमारे अंदर, लेकिन ये नहीं है कि हम उनके तरह रूड बने रहेंगे, क्यों पूछ क्यों रहे हो, ठीक है। ठीक है, तब आपने देख लिया, सोचा होगा कि सर ये बताइए कि ये एंगल आप बोल दिए कि मतलब इस या तो टेल कोइंसाइड करेगा वहां से एंगल लेंगे, या तो हेड कोइंसाइड करेगा, हेड जहां पे मिलेगा वहां से एंगल लेंगे। लेकिन सर ऐसा केस दे दीजिए, तो ऐसा वाला है ना, हेड इसका टेल से कर रहा है, तो कैसे करेंगे? इसका एक मेथड होता है, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मेथड ये होता है कि आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे आगे इसी लाइन में, ठीक है, उसका डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे। इधर आपको बता देता हूँ क्लियरली, जैसे ये क्या है, इस पे ये वेक्टर और इस पे ये वेक्टर, ठीक, ये ए वेक्टर, ये वी वेक्टर, ठीक, ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये वी वेक्टर, ठीक। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाला एंगल आपको दे दिया है 45, ठीक, आप सोच रहे सर ये वाला है, आप कैसे करेंगे बताइए? आप तो ये ना यहाँ ना हेड कोइंसाइड कर रहे हैं या ना टेल, तो बताइए आप। तो हम बता रहे हैं ना, आपको चिंता तो कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा आगे कर देंगे, समझ रहे हैं? इसको मिटाइए, आप कॉपी पे दोबारा ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये नहीं मिटाने लगेंगे। और इसको आगे एकदम सीधे में ही खींच दिए, आगे सीधे में ही आगे खींच दिए, तो इसका दोनों का टेल कोइंसाइड कर गया कि नहीं? कर गया। अब यहाँ पे एंगल निकाल लेंगे, ये 90 डिग्री, ये 45 दिया है, तो 90 प्लस 45 135 डिग्री आंसर था, और उसने जिसने मारा वो नंबर पाया, सेलेक्ट हो गया। तो आप सोच रहे होंगे कि सर इसको आगे कर दिए, ये वेक्टर नहीं चेंज हो गया? अभी तो बोल रहे थे आप हिलाएंगे डुलाएंगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। हाँ, हम तो बोले थे हिलाएंगे डुलाएंगे तो चेंज होगा, लेकिन वो एंगल से रोटेट करेंगे तब। देखिए, एंगल से भी रोटेट करने पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था, उसका जो वैल्यू था मैग्नीट्यूड का, आप इतने पे रखे या इतने पे रखे या इतने पे रखे, 5 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। और लेकिन जब आप एंगल चेंज कर रहे थे तो उसका डायरेक्शन बदल जा रहा था, इसका ये डायरेक्शन था, इसका ये डायरेक्शन था, इसका ये डायरेक्शन था, ठीक। लेकिन इसमें क्या हुआ, आप थोड़ा सा पीछे लाए इसको, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, और डायरेक्शन भी नहीं चेंज हुआ ना, सेम ही डायरेक्शन में इसको पीछे आगे ला रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में आगे पीछे ला सकते हैं। आइए एक रूल लिखिए वेक्टर में आगे, वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड in the same direction, ठीक है। वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्शन, चाहे आगे चाहे पीछे, ठीक। इसको आप सब अपने भाषा में लिखिए, नोट्स को आपको हम बता दे रहे हैं, इसे नोट्स इसे चाहेंगे तो हम दे भी देंगे बहुत आपको, इंग्लिश में लिख के पूरा, हिंदी में पूरा लिख के, लेकिन आप अपने भाषा में बनाइए, आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिख के, जिस तरह से आप समझते होंगे, ठीक। यहाँ पर अपने नोट्स में लिख लीजिए कि वेक्टर को आगे और पीछे करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, या स्टार बना के लिख लीजिए, आपको पढ़ना है ना यार, काहे इतना शर्माना। ये हो गया आपका वेक्टर का। तो एक पॉइंट इसमें प्रॉपर्टीज और वेक्टर की ऐड हो जाएगी, सारी वेक्टर की प्रॉपर्टीज को आप स्टार मारते जाइएगा, एट द एंड ऑफ क्लास आप देखेंगे कि आपके पास 10 प्रॉपर्टी है वेक्टर की, वही सब आगे यूज होंगी। एक और प्रॉपर्टी मिल गई कि वेक्टर को आप कहीं भी मतलब डिस्प्लेस कर सकते हैं, वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्शन है, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक। ये हो गया। दूसरा और हो गया, दूसरा और आपको बता रहे हैं, ये किसी का और एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी है कि आप आइदर फॉरवर्ड में कर ही सकते, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में तो कर ही सकते हैं, इसको ऊपर नीचे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो ये वेक्टर यहाँ पे है, तो इसको हम खसकाते खसकाते नीचे यहाँ पे लेते हैं। अब बताइए आप, इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही जितना इसका भी डायरेक्शन इधर ही, इसका भी डायरेक्शन इधर ही, इसका भी डायरेक्शन इधर ही, तो क्या नीचे करने से डायरेक्शन में चेंज आया? नहीं आया। क्या इसको ऊपर हम कर दिए इसी डायरेक्शन में तो चेंज आया? नहीं आया। तो सर जी ये मतलब समझ में आ गया मुझे अब पूरा अच्छी तरह से, कि या तो वेक्टर को आगे कर दे थोड़ा, या तो पीछे कर दे, या तो ऊपर कर दे, या तो नीचे कर दे, पैरेलली, ऊपर नीचे जो भी करेंगे पैरेलली। ये देखिए आपको बता रहे हैं, अगर आप ये वाला वेक्टर जिसे नीचे कर रहे हैं और थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए, कहते सर ये भी तो नीचे ही किए हैं, नीचे किए हैं, इसका आप एंगल ही बदल दिए, नीचे करते तो ये होता, ठीक, आपने इसका इतना एंगल ही बदल दिया। अब एंगल बदल दिया तो अलग वेक्टर, आप कहेंगे सर तो आप तो पढ़ाए थे, आप उनसे लड़ जाएंगे एग्जाम में आके, लेकिन हम कहेंगे तुम गलत कर दिए, गलत तो किए ही हो। इसलिए ध्यान से सुनो एक एक बात।
तो ये बात गुरुजी हमको समझ में आ गई कि या तो वेक्टर को ऊपर कर दे या नीचे कर दे पैरेलली, ठीक है, पैरेलली याद रखना, या तो वेक्टर को ऊपर कर दे या नीचे कर दे पैरेलली, या आगे बढ़ा दे या पीछे कर दे, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आगे हम यूज करेंगे, ठीक। तो आइए इसी पे यही निर्धारित करेंगे कि वेक्टर का जैसे इसी से हम आगे वेक्टर का एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब देखेंगे, ठीक है, वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह इसी पे सब। अगर ये आपको आ गया, यही सब 2-3 प्रॉपर्टी जो छोटी छोटी है, तो आप आगे सब सवाल कर ले जाएंगे। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, आपको बस फील आने लगे, फिजिक्स पढ़ने लगे हैं, हम भी जानने लगे फिजिक्स की भाषा है, ठीक है, फिजिक्स की भाषा है वेक्टर। ये हो गया। चलिए एंगल बिटवीन वेक्टर्स पढ़ लिया। अभी एंगल बिटवीन वेक्टर्स के सवाल करेंगे, चिंता मत करिए, आज का क्लास तभी खत्म करेंगे जब 1-2 सवाल कर लेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स का, ठीक है। आपको रिप्रेजेंटेशन मैंने पढ़ा दिया, आपको मैंने वेक्टर स्केलर का अंतर बता दिया, प्रॉपर्टीज बता दी 2-3 जो आपको यूज आएगी। अभी और प्रॉपर्टीज बताऊंगा वेक्टर की, कुछ चीजें आपको बता दी, ठीक है। 1-2 चीजें और है कि वैसे ये अभी हमको बताना नहीं चाहिए, फिर भी मन में उत्सुकता आपके आ रही होगी तो बता दे रहे कि किसी वेक्टर को स्केलर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है, ठीक है। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो क्या पड़ता है, ठीक, असर पड़ता है। पहला इसमें पॉइंट लिखिएगा, अगर किसी वेक्टर को, ठीक है, स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मान लीजिए के स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं, तो के स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर की वैल्यू के टाइम्स हो जाती है। के टाइम्स मतलब अगर जैसे वेक्टर ए है, ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हम स्केलर के से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी के ए, मतलब के गुना ज्यादा इसका वैल्यू हो गया वेक्टर ए का, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी के इंटू, यहाँ पे इंटू होगा, इंटू को दिखाते नहीं कुछ, के इंटू ए लिखे चाहे के ए लिखे, एक ही बात है। ध्यान रहे वेक्टर ए है, के कभी वेक्टर नहीं, उसके ऊपर मत साइन बना दीजिएगा, ठीक है। ये बात हो गई, वैल्यू के टाइम्स हो जाएगी, ठीक, ये बात तो हो गई। फिर कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये तो बता दी वैल्यू के टाइम्स हो जाएगी, क्या डायरेक्शन में प्रभाव पड़ेगा कि पहले वेक्टर का डायरेक्शन इधर था, स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या डायरेक्शन उधर ही रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आप स्केलर क्वांटिटी से किए ना, उसमें कोई डायरेक्शन तो था नहीं, तो आपका वही रहेगा। तो आप 2 चीज इसमें लिख लेंगे कि इफ a scalar quantity is multiplied with a vector k, then value becomes magnitude of the new vector becomes k times of the previous vector, ठीक, and the direction of resultant vector is same as previous vector, ठीक है। हिंदी में बता देता हूँ आपको कि अगर किसी के स्केलर से आप क्वांटिटी से वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो के गुना वो हो जाएगा, ठीक, के गुना वो हो जाएगा वेक्टर, और उसका डायरेक्शन सेम रहेगा जो पहले था, बशर्ते यहाँ एक शर्त होता है, क्या, के का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 क्यों, ये भी समझ लीजिए। 0 इसलिए ग्रेटर देन कि 0 तक पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक। तो मान लीजिए ए वेक्टर है, ठीक, यहाँ एक और प्रॉपर्टी निकल के आएगी, अभी आप देखते जाइए। ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर है, अब के ए वेक्टर है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, ठीक। अब यहाँ के की वैल्यू 0 से अगर कम ले लेंगे, मतलब कोई निगेटिव ले लेंगे, माइनस के ले लेंगे, तो अगला जो हो जाएगा माइनस के ले लिए, ठीक। तो अगला जो हो जाएगा आपका नया मल्टीप्लीकेशन के बाद माइनस के इंटू ए वेक्टर, ठीक। पहले था ए वेक्टर, अब हो गया माइनस के ए वेक्टर। तो स्केलर को बाहर निकाल दीजिए, कंपेयर बस वेक्टर को कर देगा, डायरेक्शन देखना होगा। तो इसमें क्या है डायरेक्शन वाला ए वेक्टर, इसमें क्या है माइनस ए वेक्टर है, ठीक। इधर के को कॉमन ले अलग कर लीजिए, तो ये वेक्टर, ये माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, तो अगर एक वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर माइनस ए है, मतलब एक वेक्टर इधर है तो एक माइनस है, मतलब उसके एकदम अपोजिट इधर है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक वेक्टर ये है तो दूसरा एकदम अपोजिट इधर है माइनस में, ये प्लस तो ये माइनस, ठीक। तो एक वेक्टर का डायरेक्शन ए इधर है, कोई बोले माइनस है किधर होगा, इधर होगा। एक वेक्टर ए का डायरेक्शन ऊपर है तो माइनस है किधर होगा, नीचे होगा। ये बात ध्यान रखें, एकदम अपोजिट था, माइनस मतलब एकदम अपोजिट। जैसे हम, मेरा भाई बहुत सीधा है तो हम बहुत हरामी है, तो उसमें उस तरह के हम नोट कर लेंगे, हम उससे एकदम अपोजिट है, बिल्कुल अपने घर की भाषा में समझेंगे तभी समझ पाएंगे पूरे फिजिक्स को। तो ये माइनस है, तो यहाँ एक प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है, एक लिखेंगे अपना नोट, उसी में डाल देंगे छोटा सा, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन बस जानने के लिए। अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर क्या होता है,
थोड़ा डेफिनेशन टाइप सुन लीजिए, जो किताब भाषा में चलता रहता है उसका कोई डेफिनेशन, जो रट्टा मार डेफिनेशन चलता है उसका कोई वैल्यू तो है नहीं, लेकिन सुन लीजिए, लिखने के लिए किताब में सुंदर लगेगा। किसी को दिखाएंगे कि आशुतोष सर ने क्या पढ़ाया, दिखाओ तो, बहुत तुम पढ़ते हो ना BHU वर्ल्ड में ऑनलाइन आशुतोष सर के साथ, तो दिखाओ तो उनका क्या फिजिक्स है, आप पढ़ेंगे। देखिए ना, ये आशुतोष सर ने तो पूरा ट्रिक भी बताया है, पूरा डेफिनेशन भी बताया है और पूरा ऐसे सवाल बताया है। तो बोले डेफिनेशन कहाँ लिखवाए हैं किताब वाला, तो तब उसके लिए लिख लीजिए, ताकि मार्केट में भी तो अपना दिखाना है ना कि देखिए भैया हमको छोड़े नहीं है। पर सवाल उससे नहीं, इससे होगा, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया। तो अपोजिट वेक्टर का डेफिनेशन लिख लीजिए, बता रहे हैं, उसको समझा भी दे रहे हैं, समझा तो दिए कि द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज नोन एज अपोजिट वेक्टर, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि एक वेक्टर इधर होगा तो एक वेक्टर इधर होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड, ये ए है मान लीजिए, ये बी, तो ये बी, ये मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। बस होगा क्या कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर होगा, मतलब दोनों बराबर है, बस माइनस है, माइनस मतलब साइन में अपोजिट है, मतलब माइनस शो डायरेक्शन। यहाँ अगर प्लस माइनस वेक्टर में कहीं लिखेंगे ना तो वो डायरेक्शन को प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस क्या होगा, मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक, ये बात हो गई। माइनस शो मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन का हो गया, ये आपका हो गया अपोजिट वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर को मैंने ऐसे दिखा दिया, ए माइनस से, ठीक, रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हो गया ये। तो यहाँ से निकल के अपोजिट वेक्टर, तो यहाँ इसीलिए मैंने बताया कि के ग्रेटर देन, फिर से अपना वापस पॉइंट पे आ जाते हैं कि के ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका डायरेक्शन प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर के लेस देन 0 हो जाएगा तो आपके डायरेक्शन पे प्रभाव पड़ने लगेगा, ठीक ना। तो ये प्रॉपर्टी हो गई वेक्टर स्केलर की, मतलब कि वेक्टर से स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब एक और प्रॉपर्टी, अगर वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो, मान लीजिए कोई स्केलर के है, उसको एक वेक्टर ए को डिवाइड कर रहे हैं, ए डिवाइडेड बाई के, तो क्या हो जाएगा, उसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा 1/k टाइम्स ए वेक्टर, मतलब 1/k इंटू ए वेक्टर। यहां भी वही शर्त के ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, उसका जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1/k टाइम्स ए वेक्टर क्या आ जाएगा, 1/k टाइम्स ए वेक्टर का, और डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगा। कब तक, जब तक के ग्रेटर देन 0, के 0 से ज्यादा होगा। जैसे ही 0 से कम होगा वो निगेटिव वैल्यू होने लगेगा, और निगेटिव वैल्यू एकदम उसको निगेटिव में, मतलब उसके एकदम एग्जैक्ट अपोजिट में डाल देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्केलर का प्रभाव मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से वेक्टर पे, ठीक है। अब आइए एंगल बिटवीन वेक्टर्स, आपको हमने समझा दिया, पढ़ा दिया, बुझा दिया, सब कुछ करा दिया। अब उस पे एक आध तो सवाल कराएं, तभी तो आपको रियल फीलिंग आएगी, नहीं तो कहेंगे कि गुरुजी सब पढ़ा देते, सवाल ये नहीं कराते हैं, बनता तो है ही नहीं। पढ़ने में बहुत मजा आता है आपके साथ, लेकिन क्या करते हैं कि सवाल तो बनता ही नहीं है। तो उसके लिए कराएंगे ना क्लास में सवाल, चिंता क्यों कर रहे हैं। देखिए सिंपल से स्टार्ट करेंगे, एकदम उस लेवल तक जाएंगे कि आप जेईई मेंस एडवांस सब क्वेश्चन क्रैक करेंगे, दर 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 दर। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, ए बी। दूसरा सवाल ले लेते हैं, ये सवाल होगा तो इसका एंगल बिटवीन वेक्टर, इसमें एंगल क्या होगा, ये होगा। बस आपको पहचानना है कि एंगल क्या होगा, ये थीटा मान लेते हैं, ठीक। ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये अब इसमें सर इसका पूछ इसके आगे तीर से लड़ रहा है, कोई बात नहीं, आगे पीछे थोड़ा करना तो सीख ही गए हम। इसको थोड़ा पीछे लेते आएंगे, पीछे लेते आएंगे, इसको हटा देंगे, पीछे लाएंगे। अब इसका या तो हेड हेड मिला या तो टेल टेल, हेड हेड मिला लिए तो इसके बीच का एंगल ये हो गया, ठीक। ये सवाल हो गया। तीसरा सवाल ऐसा ही देखेंगे, दो वेक्टर, एक ये, इनके बोलेंगे सर क्या मजाक कर रखे हैं, ये ऊपर नीचे का मतलब उसका कोई जोड़ ही नहीं है, कहाँ से इसका पूछ और पूछ मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे यार, जब बात करते हो तुम। आओ देखो, इसको उठाओ ना, बोले ना किसी वेक्टर को ऊपर लाए, नीचे लाए, आगे लाए, दाएं बाएं लाए, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको ऊपर ले जाके इस पे चिपका दो। ये एक वेक्टर हो गया, इसका दूसरा वाला वेक्टर भी यही पे हो गया, मतलब दोनों सटे हुए तो 0 डिग्री है। यार घबरा जाते हो तुम। ये हो गया अपना। अब इसके बाद आइए बात करते हैं, ये दो वेक्टर्स के बीच की हो गई, ठीक। ये तो बहुत आसान था। चलिए, और ये जो लेंथ होता है वो डायरेक्ट, अभी तो मान लीजिए रिलेट चीजें नहीं बता रहे कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, अभी आपको एंगल वेंगल निकालना और डायरेक्शन बस समझिए। डायरेक्शन समझ गया वेक्टर का तो सब खेला समझ गया, खेला डायरेक्शन का ही है, ठीक। आइए छोटा छोटा सवाल करिए अभी, फिर देखिए बड़ा बड़ा भी करने लगेंगे।
अब आइए थोड़ा सा एक बड़ा सवाल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, होगा तो होगा। ये एक, ठीक, ये एक पैरेललोग्राम इस तरह का मान लीजिए दे दिया, ठीक, सबका एंगल डायरेक्शन सब दे दिया। अब इसमें बोल दिया आपको कि पैरेललोग्राम अभी आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, चलिए इसको रेक्टेंगल कर लीजिए, ठीक। जैसे आपको एक रेक्टेंगल जानते होंगे, मैथ थोड़ा बायो वाले बच्चों के लिए दिक्कत आएगा, उसके बाद कुछ एक चैप्टर उसमें हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ चीजें, फिर बायो वाले बच्चे उड़ाएंगे दांत। फिर ये हो गया, ठीक। अब इसमें आपको एंगल क्या दे, सब एंगल तो पता ही है, वैसे तो 90 डिग्री होता है, फिर भी आपको समझना है इस क्वेश्चन को। क्या इस क्वेश्चन में आपको एक चीज निकालना है, एक ये दिया हुआ है पूरा ट्रायंगल, ठीक। आपको यहाँ पे एक वेक्टर सटाया हुआ है ट्रायंगल बना के, दो वेक्टर को ट्रायंगल बना के सटाया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे आपको एक दे दिया है एंगल, मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक। अब आपसे हाँ, हमसे और आपसे पूछ रहा है यहाँ का एंगल, ठीक, और ये दोनों साइड बराबर, ए वेक्टर बी वेक्टर सबका नाम लिख लीजिए, नहीं कंफ्यूजन हो जाए, डी ई एफ, ठीक, ये वेक्टर हो गया ना। और आपको यहाँ पे दे दिया कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी। मॉड बी समझते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? मॉड बी मतलब क्या, इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड और इसका वैल्यू दोनों बराबर है, ठीक। चलिए हम बात करते हैं, इस फिगर की बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे इस एंगल के बीच सर आपने तो मुझे पढ़ा दिया है वेक्टर एंगल तो निकाल लेंगे। बोले सर आपने बोल रहा है कि आपको वेक्टर ए और एफ के बीच का, ए एंड एफ के बीच का आपको एंगल चाहिए। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें भी कि सर ये दोनों तो हेड हेड छू रहा है, मतलब यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, पगला गए हो क्या? हम एंगल साफ साफ जब दिखा दिए इतने, तो इतना किस दो के बीच में बन रहा है ना, ये दोनों के बीच में, तो ये दोनों के बीच में जब बन रहा है तो इसको क्यों लोगे? ये फालतू का फावर बना है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। यही देखो सवाल का मतलब है, ये सब फालतू का एंगल बना है, ये सब का कोई मतलब नहीं, इसको मिटा देते हैं। ये भौकाल बनाने के लिए बनाया था सवाल कि बच्चे देख के डर जाएंगे, एंगल नहीं निकाल पाएंगे, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एंगल ए और एफ के बीच में निकालना था, और ए और एफ के बीच में एंगल निकालना था। कहेंगे गुरुजी हम तो निकाल लेंगे, कैसे? गुरुजी देखिए इसका क्या है कि इसका एरो इधर है और इसका टेल इधर है, हम थोड़ा सा इसको पीछे कर देंगे। कर लो यार, तुम्हारा ही तो बस है। मैंने इसको पीछे कर लिए, ठीक, इसको एग्जैक्ट पीछे किए। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर आपको फिर कहेंगे कि ऐसा ऐसा करते हैं आप। ये वेक्टर था f, ठीक, और ये वेक्टर था ठीक, इसमें आगे या पीछे था देख लीजिएगा ध्यान, उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यही वाला सवाल आप लिखिए, वो तो भौकाल बनाने के लिए था, आपको रियलिस्टिक बता रहे इतने में करना है सॉल्व। तो आपको ए और एफ के बीच का निकालना था, ए वेक्टर एंड एफ वेक्टर के बीच। वेक्टर के ऊपर इसे लगाना मत भूलिएगा, तो उसका टोपी नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सवाल सब। आप समझ रहे होंगे ए और एफ के बीच का। अब बोलेंगे गुरुजी बहुत आसान सवाल आप पूछ दिए, पीछे भी कर रहे हैं आप मेरा, इसको हम थोड़ा सा पीछे करेंगे, पीछे करके हम ये बना लेंगे। चलो ठीक है, बना ले, शाम तो ठीक ही है तुम्हारा। तो बोले यही पूछे ना, ये थीटा निकालेंगे, पहले थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक। तो आप जान ही रहे मैथ्स का एक वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, द्विभुज त्रिभुज बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो साइड, ये साइड बराबर होता है, तो ये वाला एंगल x और y, इफ a इज इक्वल टू b देन x इज इक्वल टू y, ये इसका मैथ्स का फॉर्मूला होता है, ठीक। ये आपको जानना पड़ेगा इस सवाल को लगाने के लिए। तो बोला कि सर यहाँ तो आपने दे ही दिया था कि मॉड a इज इक्वल टू मॉड b, मतलब ये साइड का इक्वल इसके इक्वल है। अगर मॉड a इज इक्वल टू मॉड b है, मतलब ये थीटा इज इक्वल टू ये थीटा भी हो जाएगा।
और मुझे तो सर पता है त्रिभुज के तीनों एंगल अंदर के 180 के बराबर होते हैं, मतलब थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हम जानते ही हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद 2 थीटा इज इक्वल टू, ये 30 उधर जाएगा तो 150 हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू यहाँ से 75 डिग्री आ जाएगा। बोले सर 75 डिग्री आ गया, ये एंगल आंसर मार दीजिए। पगला गए हो क्या? अभी हम तुमको बताए, या तो हेड को कॉन्साइड कराओगे या तो टेल को, इसीलिए तो इसको पीछे किए हैं। हाँ सर ठीक कह रहे हैं सर, गड़बड़ा गया थोड़ा। तो थीटा यहाँ जब 75 है तो ये वाला कितना होगा, इसको y मान लीजिए। तो थीटा प्लस y, ये तो दिख ही रहा है 180 डिग्री है, पूरा एक लाइन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू 75 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू इधर ये माइनस हो जाएगा 105 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया 105 डिग्री। वाह सर क्या बात है, यही थी सवाल, और आप कहते हैं कि बनता नहीं है। देखिए सवाल को समझिए, फील लीजिए। इसी तरह के आसान आसान सवाल माहौल बना के बड़े बड़े बनाए जाते हैं, और आप लोग नहीं कर पाएंगे। वीडियो रिवाइंड करके आप उतार लीजिएगा पूरा, क्योंकि थोड़ा अब एक ही चीज को बार बार नहीं ना बोलेंगे, आपको बोलेंगे अगर समझ में नहीं आएगा तो क्यों नहीं बोलेंगे। आप वीडियो रिवाइंड करके इसको पूरा उतारिएगा, खुद से बनाइएगा, फिर बनाइए करिएगा, ठीक है। चलिए अब जाते जाते आज के सवाल, एक मैं आपको सवाल देके जा रहा हूँ जो अगले लेक्चर में आऊंगा तो बताऊंगा, वहीं से लेक्चर स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। वो सवाल ये है कि एक ये सवाल आया था बीएससी एग्रीकल्चर में, बीएससी एग्रीकल्चर में सवाल आया था। इस सवाल में क्या था, एक सर्कल बनाया था, ठीक। इस सवाल में एक सर्कल बनाया था, और उसके बाद इस सर्कल में दो ठो यहाँ सेंटर दिखा दिया, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस, ठीक। और उसके बाद क्या किया था, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया था, टेंजेंट, ठीक ना। यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया था, और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया था, ठीक। ये वेक्टर ए मान लीजिए, ये वेक्टर बी मान लीजिए, ठीक। और उसको करने के बाद क्या किया था कि ये रेडियस दे दिया था इसका आर, और फिर एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछ लिया था। यही आज देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका यही होगा, आपको बता दे रहे हैं। रोज मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसमें क्वेश्चन कराऊंगा, आज जाते जाते आपको एक सवाल लेके जाऊंगा जो सवाल ऑफ द डे होगा, ठीक है। सवाल ऑफ द डे लिखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं, सवाल ऑफ द डे लिखिए। सवाल ऑफ द डे होगा कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी आप निकालेंगे। आप थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अभी इसमें एक दो चीज और बताऊंगा मैं, लेकिन मैं देखता हूँ कितने बच्चे खुद से पढ़ने लगा पाते हैं। इसी से मैं आपका अगला लेक्चर स्टार्ट करूंगा, इसका एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है। चलिए मैं आपको एक हिंट देते जाऊंगा, फिर आगे दे देता हूँ थोड़ा सा, मुझे भी क्या करूँगा, दया आता है बच्चों पे, मैं स्ट्रिक्ट टीचर नहीं बन पाता हूँ। तो क्या होता है कि आर है, तो अब इसमें पूछता है ना कि जैसे टेंजेंट है, तो आपको एक मैं हिंट दे देता हूँ। टेंजेंट जो होता है रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा यार, खुद करो कुछ थोड़ा सा। चलिए ठीक है, तो इसी में आज का क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद पढ़ने के लिए, मन लगा के पढ़िए, आप 1 घंटा में सुने, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेहनत करिए, बीएचयू आपका है, आइए यहाँ पे, बीएचयू में बहुत सारी खुशियाँ आपकी इंतजार कर रही हैं। और इस सवाल से हम अगले क्लास का शुरुआत करेंगे, और यहीं से आप पढ़ेंगे हमारे साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बीएचयू वर्ल्ड देखते रहें।